हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे हमारे अपने न्यू यूट्यूब चैनल पीआरटी एस्पिरेंट पर। चलिए आज फिर एक नई उमंग के साथ में डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के एक मुख्य विषय जो कि हमारा पेपर थर्ड है, जिसे हम विज्ञान के नाम से जानते हैं, इसके साथ हमारा एक बढ़ता हुआ नया कदम। तो चलिए सबसे पहले मैं कुछ इंट्रो करना चाहूँगा कि आपने पहले यूट्यूब पे हमारी क्लासेस देखी होंगी और ये नया चैनल लाने का कुछ रीज़न ये था कि हम लोग ये चाहते थे कि भाई जो थोड़ा सा एजुकेशन लेवल है उसको थोड़ा सा बिल्डअप किया जाए और किसी हद तक एक नॉलेज प्रैक्टिकली लेवल पे ले जाई जाए, ताकि आपको कम मेहनत में ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज जब होती है तो उससे इफेक्ट ये आता है कि आपको जो सफलता है वो मिलने के चांसेस कहीं हद तक बढ़ जाते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम आज डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के जो हमारा थर्ड पेपर होने वाला है, जिसको हम विज्ञान कह रहे हैं, विज्ञान में जो हमारा चैप्टर है जिसको हम कह रहे हैं फिफ्थ चैप्टर, यानी गति एवं बल, इसको हम करने वाले हैं। फाइन। तो चलिए आपने इसके पहले मैंने इसके पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी मौका मिलते ही मैं इसको पूरा रिवाइज कराऊंगा, पूरा बताऊंगा। बट अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे मैं चैप्टर पे आता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी बात, वो है हमारा आज का मोटिवेशनल थॉट। मोटिवेशनल थॉट, या यूं कह लें कि हम जिस हिसाब से आगे चलने वाले हैं, जिस तरीके से बढ़ने वाले हैं, वो तो मैंने बोला कि सफलता के 3 नियम हैं। अगर आपको वाकई में सफल होना है तो उसके लिए 3 नियम है। पहला है खुद से वादा, कि आप अपने आप से वादा करो। फाइन। क्या वादा करना है? कि भाई हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, हम सरकारी शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें सरकारी शिक्षक बनना है और समाज में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करनी है और एक समाज में बहुत अच्छे जो बालक हैं उनके एक भविष्य का निर्माण करना है और अपने देश का कहीं ना कहीं भविष्य बहुत सुदृढ़ करना है ना? तो पहला खुद से वादा। दूसरा मेहनत ज़्यादा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको, इसके लिए हार्ड वर्किंग चाहिए, आपके अंदर पेशेंस लेवल होना चाहिए, आपके अंदर चीज़ें क्वांटिटी रखने के लिए प्रोसेस होना चाहिए। आप चाहते हैं कि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? और सबसे तीसरा जो लास्ट और इम्पोर्टेंट नियम है जो इन दोनों को संभालने वाला है, दैट इज द मजबूत इरादा। अगर आप इरादा ही नहीं रखेंगे तो ये दोनों नियम नहीं चलेंगे। और तीनों चीज़ें अगर आपने कर ली, खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा, इन तीनों के साथ आप जीवन में सफलता को चुटकियों में हासिल कर लेंगे। और आप खुद सोचेंगे कैसे, मतलब इतनी जल्दी कैसे, हाउ इज पॉसिबल, है ना? और वो पॉसिबल हो जाएगा। चलिए बहुत समय लेते हुए मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर हमारा है गति एवं बल। आप जानते हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर जो हमारा चल रहा है उसका विज्ञान विषय का फिफ्थ चैप्टर है गति एवं बल। तो चलिए समझते हैं गति एवं बल। जैसा कि आपको इस चैप्टर में दिख रहा है कि यहाँ पे 2 टॉपिक हैं जिसको हम कह रहे हैं, पहला है गति और दूसरा है हमारा बल। यानी कि यहाँ पे 2 चीजें हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम गति के बारे में समझेंगे और इसके बाद हम बल के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कुछ छोटे से एग्जाम्पल से हम आगे चलते हैं। तो गति क्या है? गति से आप क्या समझते हो या गति है क्या? तो जैसे कि आप मेरे को देख रहे हो कि जब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ तो मैं लगातार चल रहा हूँ, ये क्या है? गति है ना? यही गति है कि मैं यहाँ पे लगातार चल रहा हूँ और आपको दिख रहा है गति। अगर मैं ऐसे रुक जाऊं तो आप कहोगे सर आप विराम अवस्था में हो, आप रुके हुए हो। ये आपकी अवस्था कैसी है? विराम अवस्था है, आप रुके हुए, है ना? अब अगर मैं बात करूं कि मैं ऐसे चलने लगूं, मैं ऐसे चल रहा हूं लगातार, ठीक है, तो आप कह रहे हो कि सर आप गति में हो। राइट। तो गति का मतलब क्या हुआ? मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको हम कहते हैं कि वो वस्तु क्या है? गति में है। इसका मतलब उसने अपनी पोजीशन, जो उसकी स्थिति है, उसने स्थिति में बदलाव किया। जैसे कि आप अपने एक रूम से जहां पे आप रह रहे हो, एक कमरे से दूसरे कमरे में गए, तो जब आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे थे तो जो प्रोसेस था, जो प्रक्रिया थी, उसको हम क्या कह रहे थे? गति के नाम से जान रहे थे, जिसको हम कह रहे हैं मोशन। फाइन। तो मैंने क्या कहा कि मैंने बोला कि आपसे सपोज दैट ये एक कोई बालक है जो कि क्या है? गति कर रहा है इधर की तरफ, और ये थोड़ी डिस्टेंस पे एक गिफ्ट हैम्पर रखा हुआ है, गिफ्ट रखा हुआ है, इसको ये लेने जा रहा है। फाइन।
तो जिस समय ये यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और यहाँ तक पहुंचेगा, इस बीच के प्रोसेस को, जो चल रहा है यहाँ से चलना स्टार्ट किया यहाँ तक पहुंचा, इस बीच की प्रक्रिया को हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, गति। आ रही बात समझ में? तो कुल मिला के आपको एक बात समझ में यहाँ पे आ गई कि इसकी जो स्थिति है, पहले स्थिति क्या थी, यहाँ पे था, अब क्या है ये यहाँ पहुंच गया है। तो स्थिति में परिवर्तन आएगा, क्या होगा, स्थिति में इसके क्या होगा, परिवर्तन होगा, और स्थिति में जो परिवर्तन होगा उसी को हम क्या कह रहे हैं, गति कह रहे हैं। यानी कि सिंपल सी और मोटी सी भाषा में अगर मैं बात करूं कि गति की क्या मतलब अगर मैं बताऊं तो क्या हो जाएगा, गति क्या है, गति कुछ बहुत टफ वर्ड नहीं है। गति का मतलब है, क्या है, गति का मतलब हुआ कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। क्या है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। स्थिति क्या है, स्थिति में परिवर्तन। यानी कि अगर मैं बात करूं कि किसी भी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन आएगा उसे हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, आप देख रहे हो कि बालक का चलना, बालक का सड़क पर चलना या कहीं चलना, जरूरी नहीं सड़क हो, घर है कहीं पे, सड़क पर चलना, है ना। और क्या कह सकते हो, साइकिल का चलाना या साइकिल का चलना, साइकिल का चलना। या ढेरों एग्जाम्पल है, आप रियल लाइफ में देख रहे हो, आपके पास हजारों एग्जाम्पल है जहां पे आपको गति दिख रही है। और एक बात मैं सिंपल से आपको बोल रहा हूँ कि गति एक ऐसा विषय है ना, या विषय का मतलब टॉपिक से रिगार्डिंग है। गति क्या है कि आपके जीवन में गति अगर रोक दी जाए, गति ना आए तो जीवन संभव नहीं है ना। कहते हैं ना, हृदय जब रुक जाता है, जो हमारा हार्ट है वो अगर धक धक करना बंद कर दे, है ना, तो क्या होते हैं, राम नाम सत्य है ना, घर से सब निकाल देते हैं कि जाओ भाई, इंसान तो गया। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है, अगर गति रुक जाए, गति हो ही ना, तो जीवन कहीं ना कहीं संभव नहीं है ना। तो गति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये मैंने छोटा सा उदाहरण पेश किया आपके सामने कि आपको थोड़ा सा इस तरीके से लिखने का प्रयास करना है। फाइन, तो आप देख रहे हो कि इस तरीके से अगर आप समझते हो तो आपको ये बात समझ में आ गई क्या, कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, गति की परिभाषा क्या हो जाएगी। गति का मतलब हो गया किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, उसको हम कह रहे हैं गति। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष, अच्छा देखो समय क्यों लगाते हैं, समय इसलिए लगाते हैं क्योंकि समय एक ऐसी भौतिक राशि है जो कंटिन्यू चलती रहती है, कभी भी नहीं रुकती। तो किसी भी भौतिक राशि का अगर मापन करना होगा, मेजरमेंट करना होगा, तो आपको समय का सहयोग लेना ही पड़ेगा। बिना समय के आप किसी चीज का मेजरमेंट नहीं कर सकते, मापन नहीं कर सकते। ठीक है, तो गति क्या होगी, गति का मतलब हो गया किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन को ही उस वस्तु की गति कहते हैं। आ रही बात समझ में? या एक सिंपल से अगर मैं बात करूं तो इसकी दूसरी डेफिनेशन आप और सिंपल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो क्या, जैसे कि मैं अगर बात करूं कि सिंपल तरीके से मैं बोलूं कि क्या है गति, क्या है, तो आप ये बोल दो कि जब कोई वस्तु है, जब कोई वस्तु है कि एक सेकंड में मार्कर ले लूं, जब कोई वस्तु है तो वस्तु की मैं बात करता हूं कि भाई ये गति क्या है, तो गति का मतलब जरूरी नहीं कि मैं ऐसे चल रहा हूं तो गति है। आप देखते हो पंखा, पंखा वहीं का वहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो आप जब देखते हो तो आप देख रहे हो कि ये पंखा है और ये जो पंखा है ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, यहीं पे लगा हुआ है ना, और ये दीवार है। ठीक है, यहाँ पंखा लगा हुआ है और ये पंखा यहीं का यहीं फिक्स है, लेकिन वो जब चलता है, ऑन होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये गति का उदाहरण है। लेकिन आप कहोगे सर अभी तो आपने ये बोला कि जब कोई वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन करे, तो अगर पंखा भी क्या होता कि गति कर रहा होता, तो इसका मतलब आज यहाँ चल रहा है तो कल किसी दूसरे घर तक पहुंच जाता।
जनरेटर का एग्जांपल मैं ले लूं, जनरेटर गति में होता तो आज यहाँ खड़ा है, चालू कर दिया तो कल वो कहीं और पहुंच जाता। तो थोड़ा सा आपको ये समझना है कि आपको जो डेफिनेशन लिखनी है अभी लिखनी यही है, लेकिन मैं थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। क्या है कि गति का मतलब आप ये कह सकते हो कि जब वस्तु या वस्तु के कण किसी में भी अगर स्थान में परिवर्तन हुआ, उसकी पोजीशन में चेंजमेंट हुआ, तो वो गति है। जैसे पंखा लगा हुआ था तो पंखा तो उसकी रॉड फिक्स है, लेकिन अगर इसके कणों की बात करोगे आप तो ये कण कुछ समय बाद यहाँ आएगा करते करते ये इस तरीके से गति कर रहा है ना, अपने स्थान में लगातार परिवर्तन कर रहा है, ये गति हो गया। ऐसे ही जनरेटर जो उसके सरफेस जो जनरेटर है उसकी सतह पर जो कण है वो कंपन करेंगे तो क्या होगा, गति होगा। तो कुल मिला के आपको इतना हायर लेवल पे नहीं जाना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो डीएलएड कोर्स, और डीएलएड कोर्स में बहुत छोटे तरीके से पढ़ना है, ठीक है, और वही पूछा जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ रही। तो गति की परिभाषा आपने लिख ली, जल्दी से नोट डाउन कर लो आप गति क्या है फटाक से। गति की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मैं लिख दे रहा हूं कि किसी भी स्थान, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये साइड में लिखा है, ये डायग्राम आपने बना लिया होगा, मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं साइड में, ठीक है, ओके। चलो क्या लिखेंगे, किसी भी किसी किसी भी वस्तु का समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं, फाइन। तो आप लिख सकते हो समय के सापेक्ष, क्या लिखा है, समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन को क्या करें, गति करें। ये छोटी सी परिभाषा, और उदाहरण समझते हो जो मैंने लिखा है, उदाहरण आपको पता है, हजारों उदाहरण आपको पता है, आप कुछ भी नीचे उदाहरण लिख सकते हैं, फाइन। उदाहरण में मैंने क्या लिखा, उदाहरण आपका हो गया, क्या लिख सकते हैं, सड़क पर चलती हुई कार, चलता हुआ पंखा, ये सब एग्जाम्पल हुए है ना, चलता हुआ पंखा, पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन, दौड़ने का मतलब ये नहीं कि वो दौड़ रही है, दौड़ने का मतलब वो चल रही है, ठीक है, पटरी पर चलती हुई लिखना, चलती हुई ट्रेन आदि। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको जो समझ में है वो आप लिख सकते हो, राइट। ये आपकी छोटी सी डेफिनेशन आपके सामने हो गई, और साइड में फ्लो चार्ट बना हुआ है जो आप देख पा रहे हो, ये आपके सामने फ्लो चार्ट बना हुआ है। तो आप कोशिश करना जब भी आप लिखो, देखो अभी तो आप डीएलएड का एग्जाम दोगे, फाइन, और यहाँ पर आपको चीजें लिखनी अच्छी आनी चाहिए, है ना। तो कौन कैसे लिख रहा है डजेंट मीन, हमें अपने पे फोकस करना है, हम कैसे उसको लिखेंगे, दैट्स ए इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर अस, फाइन। तो वो हमें अच्छे से लिखना है। तो इसके लिए आगे छोटी सी डेफिनेशन आ रही है, पूछ रहा है गति से आप क्या समझते हो, तो आप इतना लिख दो, साइड में आप ये बना दो या उसके नीचे बना दो, तो एक अलग इंप्रेशन जाता है, राइट। तो वो चीजें थोड़ी सी आपको मार्क गेन करने में इनहेंसमेंट करती हैं, आपको एक थोड़ा सा अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत कुछ प्रयास करती हैं, जहां से आपको वो नंबर वो मार्क्स मिल सकते हैं, राइट। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ये थोड़ा सा आप लिख लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, ये चीज आपको अभी लग रहा होगा पंखा फिक्स है लेकिन इन्होंने बोला चलना है, इस सब चीजें आपको समझ में आएंगी। और देखो इस क्लास की खासियत है कि आपको पेशेंस लेवल रखना होगा, फाइन। जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हो तो आपको जो आपके माइंड में क्यूरियोसिटी है, जो आप जानना चाह रहे हो, जो आपके अंदर जिज्ञासा है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं,
तो आपकी जो मन की जिज्ञासा है वो धीमे धीमे उस जो मैं यहाँ समझाऊंगा उसमें आंसर के रूप में आपको स्वतः ही मिल जाएगी। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हाँ, परेशान तब होना है जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ा जाऊं, फिर आपको वो जो आपकी जिज्ञासा थी इससे संबंधित वो समाप्त ना हो, तो आपको परेशान होना आपका जायज है। उसके लिए आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और आपको बहुत सारे प्रोसीजर मिल जाएंगे, आपको टेलीग्राम आईडी मिल जाएगी, आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, आपको कई सारे सोर्स मिल जाएंगे जहां से आप हम लोगों से सारे डिस्कशन कर सकते हैं, जिसमें आपको जितने भी डाउट हो रहे हैं वो सब आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कर दी जाएगी। फाइन, तो इतना आपने नोट कर लिया होगा, तो फटाक से कर ले, फिर मैं आगे चलता हूँ, है ना। नोट कर लिया, क्लियर है, आगे चलूँ। ओके फाइन, चलो ठीक है। तो अब इसके आगे क्या है, ये तो बात होगी गति की। अभी मैं गति में बहुत आगे नहीं चल रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि गति तो है, अगर बॉडी रुकी हो तो क्या होगी, विरामावस्था। तो विरामावस्था क्या है उसको भी समझ लेते हैं। फाइन, देखो मैंने क्या लिखा, विरामावस्था क्या है। आप सभी को पता है भाई विरामावस्था क्या है। अभी जब आप मेरे को देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि आप बैठे हुए हो, है ना, आप कोई भी गति नहीं कर रहे हो, आप कैसे हो, विरामावस्था में हो, है ना। तो विरामावस्था क्या होता है भाई, विरामावस्था का मतलब हो गया जब आपके जो आप हो आपके स्थान में कोई भी परिवर्तन नहीं, आप जहां बैठे हो वहीं बैठे हो, समय तो लगातार चल रहा है लेकिन आपके स्थान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसको हम कह रहे हैं विरामावस्था, है ना। तो हमने क्या बोला, विरामावस्था क्या है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो छोटी सी हेडिंग है विरामावस्था, उसको भी देख लेते हैं। विरामावस्था, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। और ये चीजें कहीं हद तक आपको पहले से पता है, बस थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। तो आपने क्या बोला, विरामावस्था में हर एक वो वस्तु जो आपको समय के सापेक्ष वहीं की वहीं दिख रही है, उसमें किसी भी तरीके से ना उसमें ना जिन कणों से मिलकर वो बनी है उन कणों में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वो उसी स्थान पर है, उनकी जो स्थिति है वो वही है। ठीक है, तो उसमें क्या कह रहे हैं उसको हम, अच्छा मैंने इसके पहले जो परिभाषा लिखी उसमें स्थान परिवर्तन लिखा, तो स्थान और स्थिति दोनों लिख सकते हो आप। ठीक है, जो मैंने इसके पहले जो परिभाषा लिखाई थी उसमें स्थान लिखा हुआ है ना। तो स्थान और स्थिति दोनों एक ही शब्द है, तो आप ऑब्लिक करके लिख लेना। जहां पे मैंने लिखा ना किसी वस्तु के समय के सापेक्ष स्थान में परिवर्तन, तो ये स्थान ऑब्लिक स्थिति कर लेना। फाइन, समझ गए। ओके, तो देखो एक्चुअली है क्या कि अभी डिजिटल बोर्ड में हैबिट रही हम लोग की, है ना। तो इशू ये होगा कि मैं पहले तो बैक करना था, तो आप थोड़ा सा कुछ रीजंस हैं जो हम लोग यहाँ हैं इस तरीके से तो कर रहे हैं, तो वो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, डोंट वरी। बट अभी हो क्या रहा है कि अब मैं बैक तो कर नहीं सकता, मैंने इरेज कर दिया, अब मेरे माइंड में है भाई वो चीज़ थी। तो आप लोग तो लिख रहे हो तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। इतना आपको कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा कुछ समय के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बहुत जल्दी अगर चीज़ें सही होगी तो आप लोग का अगर जो भी है सपोर्ट रहेगा और ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा तो चीज़ें बहुत बेटर वे में होंगी और रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं, आप ये देख लेना। फाइन, तो चलिए आप इतना नोट कर लेना, ठीक है, समझ गए ना। चलिए, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, स्थान और स्थिति आप लिख लेना। ओके, तो विरामावस्था क्या है, मैंने बोला कि विरामावस्था का मतलब होता है कि अगर मैं बात करूं कि विरामावस्था लिखूं तो क्या लिखूंगा, जो विरामावस्था है वो क्या है, वस्तु की स्थिति में, वस्तु की स्थिति में, वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन ना होना, कोई भी परिवर्तन ना होना। क्लियर, इसको हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं विरामावस्था। आ रही बात समझ में, इसको हम कह रहे हैं विरामावस्था। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, ये जब फ्लो चार्ट आप बनाते हो तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जो इंसान पढ़ना भी, जो कॉपी चेक करेंगे, नॉर्मल सी बात है, आपके टीचर साहब भी कॉपी चेक करेंगे, तो उनके पास इतना समय नहीं है कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, लेकिन अगर जब फ्लो चार्ट देखते हैं तो उनको इतना समझ में आता है कि आपके पास वो वेल नॉलेज है, जो आप उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो आपके पास
अच्छे से आंसर आपको पता है, इसीलिए आपने उसको शॉर्ट वे में दिखाने की कोशिश करी है। इसका मतलब आपको उस चीज की नॉलेज है। फाइन, तो ये थोड़ा सा इंडिकेशन देता है कि आपको मार्क अच्छे मिल सके। तो हमने इसमें उदाहरण में क्या लिख दिया, उदाहरण में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कैसे, टेबल पर रखी हुई पुस्तक, है ना, टेबल पर रखी हुई पुस्तक, टेबल पर रखी हुई पुस्तक, रखी हुई पुस्तक। और क्या कर सकते हो, खड़ा हुआ बालक, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, है ना, खड़ा हुआ बालक आदि, खड़ा हुआ बालक आदि। क्लियर है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ये आप ढेरों एग्जाम्पल लिख सकते हो, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल पता है। देखो मैं एक बात और आपको बोल दूं आज, है ना, वो बात क्या है, वो बात आई थिंक ये आपको शो नहीं हो रहा होगा जो मैंने नीचे लिखा है, वो आपको शो हो रहा है, नहीं हो रहा ना शो, है ना, चलो थोड़ा सा इशू हो सकता है, चलो कोई नहीं, मैं इसको साइड में ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी है आपको। अच्छा एक बात मैं बताऊँ, मैंने अभी क्या बोला कि मैं आपसे कह रहा था कि भाई जो आप चीज चाह रहे हो ना, तो मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ इधर, तो मैंने उदाहरण इधर लिख दिए, क्या लिख दिया उदाहरण, टेबल पर रखी हुई पुस्तक। अब ये बात बताता हूँ मैं, बात क्या बोलने वाला था, टेबल पर रखी हुई पुस्तक, रखी हुई पुस्तक, खड़ा हुआ बालक, कुछ भी लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि ये खड़ा हुआ बालक, ये लिख दो, खड़ा हुआ, आपको तो सर आप बालक लिख रहे हो, बालकाएं क्यों नहीं लिख रहे हो, तो भाई सब बालक है हमारे लिए, है ना, बालकाएं बालक सब एक ही हैं, ठीक है, हाँ हमारे लिए सब बराबर है ना, खड़ा हुआ बालक और खड़ी हुई कार, खड़ी हुई कार आदि, ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हो गए, उदाहरण हो गए, किसके किसके उदाहरण हो गए, जिस चीज को हम पढ़ रहे थे। तो ये आप देख रहे हो, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अच्छा मैं एक बात बोल रहा था क्या, कि यहाँ पे हम लोग पढ़ने नहीं आए, है ना, ये इस चैनल पे जो हम लोग आए, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो ये एक्चुअली पढ़ नहीं रहे हो, आप समझ रहे हो, आपको ये सब कुछ पता है, बट यहाँ पर हमें सीखना तो यही है कि हमें किस तरीके से थोड़ी सी चीजें इन्हेंसमेंट में ले आए और वो चीजें बहुत प्रॉपर वे में चली जाए, है ना, ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से समझा सकें। तो ये चीजें हम कैसे करेंगे, ये हमें सीखना है, क्योंकि हम कल को प्राथमिक शिक्षक बन के किसी जगह पहुंचेंगे और वो छोटे छोटे बच्चे होंगे जिनको हमें सिखाना होगा, तो हम कैसे सिखा पाएंगे, वो चीजें हमें थोड़ी सी समझनी होगी, है ना। तो हमने क्या लिखा, डेफिनेशन में साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ब्रह्मावस्था वाला, ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, किसी भी वस्तु, किसी भी वस्तु, किसी भी वस्तु में समय के सापेक्ष, में समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन ना होना, स्थिति में परिवर्तन ना होना, परिवर्तन ना होना विरामावस्था कहलाता है, विरामावस्था कहलाता है। फाइन, ये आपकी परिभाषा हुई, सिंपल सी परिभाषा है, इसको आपको रटने के प्रयास नहीं करना, आपको ये नहीं करना कि भाई ये मेरे को याद भी करना होगा सर, कैसे याद करेंगे, तो आप देख रहे हो, इसीलिए मैंने फ्लो चार्ट आपको बनवाया ताकि अगर आप यही पढ़ लोगे तो जो लिख रहे हो सीधा लिख लोगे, है ना, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, तो मैं इसको ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, उदाहरण में मैंने सामने लिख दिया है, तो इसी को आप दोबारा से यहाँ पे रिकॉल कर दोगे, और ढेरों सारे एग्जाम्पल आपको पता है, मेरे को इसका लिखवाने की आई थिंक कोई जरूरत नहीं है, जैसे बोर्ड ये लगा हुआ है ब्रह्मावस्था में,
ये नहीं चल रहा है, मैं चल रहा हूँ लगातार, तो ये विरामावस्था में लगा हुआ है। ठीक है, आपके घर में कोई टेबल रखी है विरामावस्था में, और तखत पड़ा हुआ है, कुर्सी पड़ी हुई है, सब कुछ क्या है विरामावस्था में। फाइन, ये बातें आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी, है ना। तो ये आपने थोड़ा सा सीख लिया कि किस तरीके से गति होती है और विरामावस्था होता है। आगे बात समझ में। तो थोड़ा सा आप ये लिख लो, मैं थोड़ी देर के लिए रुका हूँ, फिर इसको रेज करता हूँ और एक नए टॉपिक की तरफ चलता हूँ। ठीक है, लिख लिया आपने? ओके, चलिए आगे, चलो देखते हैं। अच्छा, एक चीज और। अच्छा, आप ये बताओ कि जो भी आप ये सब पढ़ रहे हो, ये सब आपको पता है ना, फिर भी क्यों पढ़ रहे हो? पता है क्यों? क्योंकि हमारे एक माइंड की खासियत होती है क्या, ये पता है कि जितना आप सुनोगे, है ना, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि कुछ लोग की हैबिट होती है कि सुनने के बाद उनको चीजें याद हो जाती है ना। तो ये कुछ ही होते हैं, कुछ परसेंट होते हैं, जैसे हमारे ऐसे लोग हैं। ठीक है, तो भाई वो जनरली इतना याद नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि जो एक्चुअल जो माइंड वर्किंग करता है वो रियलिटी ये है कि जो आप पिक्चर्स देखते हो, मतलब ये आप देख रहे हो मेरे को, मैं लिख रहा हूँ, ये माइंड में इमेज के फॉर्मेट में सेव होता है। डेटा जो माइंड लेता है ना, वो एक पिक्चर के फॉर्मेट में लेता है। इसलिए जितना आप पिक्चोरल फॉर्मेट में पढ़ने की कोशिश करोगे, आप फ्लो चार्ट के रूप में पढ़ने की कोशिश करोगे, उतना ही बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा, मतलब आप बेटर एक्सप्लेनेशन कर पाओगे। राइट, तो इसलिए थोड़ा सा प्रयास करो कि हमें कुछ पिक्चोरियल फॉर्मेट में थोड़ा सा डायग्राम बना दिए, है ना, मोशन में कुछ डायग्राम दिखा दिया, और विराम अवस्था में कोई टेबल पे रखी हुई पुस्तक दिखा दिया, तो बहुत सिंपल सिंपल से। तो आप पिक्चोरियल फॉर्मेट जब लिखते हो तो थोड़ा सा इंप्रेशन अलग आता है। फाइन, ओके। तो आज हम इसके आगे पढ़ रहे हैं गति के प्रकार। तो गति हमने पढ़ ली, अब थोड़ा समझते हैं गति के प्रकार क्या है। गति के प्रकार चलो देखते हैं। आप सभी को पता है कि गति के प्रकार कैसे लिखेंगे। अभी आप देख रहे थे कि मैं बोल रहा था कि सर मैं चल रहा हूं, तो ये टाइप्स ऑफ मोशन हो गया, इसका इंग्लिश में मीन टाइप्स ऑफ मोशन। राइट, तो लिख दे रहा हूं, चलो ठीक, टाइप्स ऑफ मोशन। तो अभी आप कहते सर आप चल रहे हो, तो ये भी एक मोशन है, और पंखा जो चल रहा था वो भी एक मोशन था, गति था। जनरेटर रखा हुआ था, वो भी चल रहा था, गति था। तो ये कैसे अलग अलग गतियां कैसे हैं? घड़ी का पेंडुलम, है ना, जिसको हिंदी में लोलक बोलते हैं, वो क्या है? वो भी गति कर रहा है। फाइन, तो बहुत सारी चीजें आप देख रहे हो कि गति ही है। तो गति के प्रकार कैसे कैसे किस तरीके से आ सकते हैं, ये थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या है जरा देखते हैं। तो पहला आप देख रहे हो, जो मेरे को देख रहे हो कि मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, सीधा चल रहा हूँ, है ना। तो मेरा जो चलने का रास्ता है, पाथ है, वो सीधा है, तो उसको हम कह रहे हैं सरल रेखीय गति। पहला टाइप आपका क्या हो गया? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, आ रही बात समझ में? पहला टाइप आपका क्या हो गया? सरल रेखीय गति, सिंपल सा पार्ट, सरल रेखीय गति। और इसको हम क्या कह रहे हैं? सिंपल लीनियर मोशन, सिंपल लीनियर मोशन। अब आप आगे चलिए, तो आपने क्या कहा, जो दूसरा पार्ट आपका आएगा वो क्या आएगा? दूसरा पार्ट आपका क्या आएगा? वृत्तीय गति। जब आप एक गोलाकार पाथ पे, जो वृत्तीय पाथ है, उस पे घूम रहे हो, देखा होगा आप कई बार ग्राउंड के चक्कर लगाते हो, दौड़ते हो, तो वृत्तीय गति है ना। जब आप किसी पर्टिकुलर चीज को देखोगे, जैसे आप, मैं दौड़ रहा हूं, मेरे को देख रहे हो आप केवल, तो वो वृत्तीय गति है। ठीक, अभी दोनों में अंतर समझाऊंगा मैं। पंखे में दोनों प्रकार से गति आ रही है, वृत्तीय गति भी आ रही है, घूर्णन गति भी आ रही है। तो घूर्णन गति क्या है, वृत्तीय गति क्या है, थोड़ा सा रिलैक्स रखो, सब समझाऊंगा, थोड़ा समझने का प्रयास करना भी, है ना। तो क्या बोल रहा हूँ? वृत्तीय गति मतलब जब किसी वृत्ताकार पथ पे आप गति करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति को हम बोल रहे हैं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसके बाद तीसरा पार्ट क्या हो रहा है? तीसरा पार्ट आपका हो रहा है, जिसको मैं बोल रहा हूं क्या? घूर्णन गति, है ना। क्या बोल रहा हूं?
घूर्णन गति। अब देखो नाम तो वैसे तो गति के बहुत सारे प्रकार है, बट जो हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रकार हमें पढ़ना है वो क्या है, वो हमें ऐसे पढ़ने हैं कि जो हमारे सिलेबस में है। तो सिलेबस में गति के प्रकार ऐसे लिखे हैं, वैसे तो गति के प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, तो लेकिन हमें पढ़ना यहाँ पे ये, इसको बोलते हैं हम रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं इसको? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। और जो चौथा प्रकार है जिसको हम नाम दे रहे हैं वाइब्रेशनल मोशन या दोलन गति। दोलन को वैसे ऑसिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन दोलन का अगर फ्रीक्वेंसी हाई कर दी जाए तो उसको बोलते हैं कंपन, है ना, कंपन गति या कंपित गति, कुछ ही बोल सकते हो। तो हम इसको लिख रहे हैं दोलन गति, लेकिन इसको लिख रहे हैं आपके जो बुक में लिखा हुआ है, जिस तरीके जो आपका सिलेबस उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, वाइब्रेशनल मोशन लिखा हुआ है, बट होता दोलन का मतलब ऑसिलेशन है। फाइन, तो मैं लिख आपकी बुक की दे रहा हूँ, लेकिन बता आपको सोच रहा हूँ क्या लिखना है, ठीक है। तो इसमें लिख रहा हूँ मैं दोलन गति, दोलन गति, ठीक है। वैसे दोलन गति को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन, लेकिन हमें लिखना क्या है? वाइब्रेशनल मोशन। वैसे भी आपको इंग्लिश में लिखना ही नहीं है, मैं जानबूझ के आपको बता रहा हूं, ताकि कुछ हमारे साथी ऐसे भी होंगे जिनको वाकई में थोड़ी बहुत हिंदी समझ में कम आती है, क्योंकि इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा इंग्लिश का ही रहा है, राइट। तो इसको थोड़ा सा अच्छा करने का प्रयास करते हैं, क्लियर है, थोड़ा सा प्रयास करते हैं ऐसा। और ये इस तरीके से तो आपने देखा कि ये आपके मोशन के 4 प्रकार हो गए जो आपको अभी इस सिलेबस में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मोशन के आपको 4 प्रकार देखने को मिल गए। पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार और ये आपका चौथा प्रकार। फिर मैं कह रहा हूँ कि जो लास्ट वाला आपका लिखा है दोलन का मतलब ऑसिलेटरी होता है, ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, लेकिन अभी आप वाइब्रेशनल हो, क्योंकि आप वाइब्रेशनल के तौर पे पढ़ने वाले हो, फाइन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इतनी बात आपको समझ में आई। तो इन चीजों में मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं आपको, ठीक है, फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, फाइन। तो पहला क्या है? सरल रेखीय गति। तो मैं जो चल रहा हूँ सीधे, ये जो मैं चल रहा हूँ इसको बोले सरल रेखीय गति, ठीक है। तो जब आप किसी भी सीधे पथ पे चलते हो, सीधा का मतलब सीधे ही नहीं होता है, अगर आप ऐसे चल रहे हो, आप यहाँ चलना स्टार्ट करो, ऐसे पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, ठीक है। तो इसमें जब आप चलोगे तो आप देखते हो रास्ते पे चलते हो, रोड, तो रोड अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको घूमी हुई दिखाई पड़ेगी, लेकिन जब आप सड़क पे चलते हो तो आपको सीधी दिखाई पड़ती है ना। तो वो गति भी कैसी है? आपकी सरल रेखीय गति ही है, फाइन। लेकिन अगर ये लगातार ऐसे ऐसे चलने लगे, ऐसे ऐसे गोल गोल पथ पे, तो वो आपका वृत्तीय गति हो जाएगा, ठीक। अब मैं एग्जांपल आपको दे रहा था वृत्तीय गति में, तो समझ गए, लेकिन मैं पंखे की बात कर रहा था। तो जो पंखा था, अगर आप पंखा ध्यान से देखोगे तो आप क्या देख रहे हो कि ये मैं एरेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो आप देखते हो जो पंखा है इसकी ये रॉड है, ठीक, ये इस तरीके से मिड, ये आपका बॉडी होता है, ये इसके फिन्स है, और ये मैंने इस तरीके से बना दिया। भाई ये पंखा किस कंपनी का लग रहा है? किस कंपनी का है ये आप बताओ भाई। ये आपकी छत है, रूफ है, फाइन। तो आप क्या देख रहे हो? अगर इसको एक्सिस के अराउंड इसका मोशन देखोगे, ये एक्सेल है, या इसको एक्सेल या एक्सेस बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसकी गति देखोगे तो वो आपकी आएगी घूर्णन गति। क्या आएगी? घूर्णन गति, ठीक है। लेकिन अगर इसके आप इस टिप को देखो, ये टिप तो ऐसे मोशन कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो वो कैसा आएगा? वो आपका होगा वृत्तीय गति। तो इसीलिए पंखे में दोनों प्रकार से आपको गति देखने को मिल रही है। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, समझ रहे हो आप? इसको जब पढ़ेंगे तो और इसके एग्जाम्पल में दूंगा। तो अभी आप समझ लो, जब इसकी पंखे में किसी पार्टिकल को देखो तो वो ऐसे घूम रहा है, तो वो एक किसी पाथ पे घूम रहा है, जो कि पाथ कैसा है? गोलाकार बन रहा है, तो उसको हम करें क्या करें? वृत्तीय गति, सॉरी वृत्तीय गति, है ना। और जब अगर इसके एक्सेल के अराउंड देखोगे मोशन, तो पंखा पूरा ऐसे घूमते दिखाई पड़ेगा, उस एक्सिस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ऐसा लग रहा है, तो वो कह रहा है घूर्णन गति। दोलन गति क्या होती है? जैसे आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, है ना,
तो घड़ी का पेंडुलम कैसे होता है, ऐसे होता है, तो ऐसे से मोशन करता है कि नहीं करता, है ना। तो ये क्या है, दोलन है, मतलब जो अपनी मीन पोजीशन माध्य पथ से क्या कर रहा है, वो आगे जा रहा है फिर पीछे जा रहा है, या फिर ये माध्य पथ है, ये मोशन ऐसे कर रहा है, माध्य पे आया फिर नीचे गया, ठीक है। ये सभी प्रकार के मोशन क्या है, दोलन गति ही है। आ रही बात समझ में। स्प्रिंग को आप देखते हो, स्प्रिंग को आपने खींचा, फिर बॉडी उससे ऐसे जाके फिर ऐसे से होती है ना, ये क्या है, दोलन गति है। अगर इसी दोलन को आप बहुत फास्ट कर दो तो कंपन बन जाएगा, जिसको मैंने वाइब्रेशन लिखा, ठीक है। बट दोलन का मतलब फिर मैं आपसे कह रहा हूं, ऑसिलेशन होता है, दोलन गति को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो जब मैं लिखवाऊंगा हेडिंग तो मैं आपको ऑसिलेटरी मोशन ही लिखवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। चले, तो आज के लिए इतनी क्लास रखते हैं, कल से थोड़ा सा हम इस पे आगे बढ़ेंगे। और आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये चैप्टर जितना पढ़ा है इतना आप रिवाइज करते रहो। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि जब आप एग्जाम देने बैठोगे, अगर आपको इसमें जब पेपर में लिखो और आप सबकी हवाइयां ना उड़ा दो, तो जो कहना वो करने के लिए तैयार हूं भाई। आप अच्छे से एग्जाम करके आओगे और आप जो आंसर लिख करके आओगे भाई, अगर ऐसा लिख दिया ना, वाकई में कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोला, कि ऐसा लिख करके अगर आप आओगे, ऐसा जरूरी नहीं ऐसे लिखो, आप कुछ भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, ये श्योर है, ठीक है। तो मार्क्स गेन करने की भी कुछ टेक्निक होती है, तो हार्ड वर्किंग भी दिमाग से करनी है, स्मार्ट वर्किंग करनी है। तो चलिए, तो इसके साथ ही हम लोग फिर मिलने वाले हैं, है ना। तो हम लोग कल फिर मिलते हैं। और अभी थोड़ा सा लाइव का इश्यूज है, तो रिकॉर्डेड चल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी यूट्यूब की पॉलिसी है भाई, मेरे को कुछ पता, ये पहले पता नहीं था कि अभी चीजें आ गई, तो शायद अभी आपको 1 वीक के अप्रॉक्स लग जाएगा, है ना। तो 1 वीक के अप्रॉक्स में चीजें सही हो जाएंगी, फिर हम लोग लाइव पढ़ेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। इसके साथ ही नमस्कार, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।